हेलो फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अधिगम और आज हम अधिगम में पढ़ेंगे क्लार्क हल का सिद्धांत। तो देखो, क्लार्क हल एक ट्रिक के अनुसार पहले देख लेते हैं। हल मतलब बल। हल नाम आते ही याद रख लेना बल। तो हल ने बल का सिद्धांत किया था। आगे हम पढ़ेंगे इसके नाम क्या है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। हल ने एक तो चूहे एंड बिल्ली इनके ऊपर प्रयोग किए थे। देखो, चूहे के ऊपर प्रयोग किया था हमारे स्किनर भाई साहब ने, और बिल्ली पर प्रयोग किया था हमारे थॉर्नडाइक भाई साहब ने। तो एक तरह से ये जो प्रयोग है, स्किनर और थॉर्नडाइक दोनों के जो प्रयोग है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। यानी प्रयोग तो सेम है, लेकिन जो निष्कर्ष है वो दोनों से अलग है। जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था कि बिल्ली थी, उसको पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर एक खाने का टुकड़ा रख दिया। बिल्ली बार बार उस पर पंजा मारती थी, बार बार प्रयास करती थी। तो थॉर्नडाइक का उद्देश्य क्या था? प्रयास के माध्यम से अधिगम को बताना था कि प्रयास के माध्यम से कोई कैसे सीख सकता है। अधिगम का प्रयोग था प्रयास के माध्यम से सीखना। एक स्किनर का प्रयोग आया था चूहे के ऊपर, वो भी हम पढ़ेंगे। उसने पुनर्बलन की बात की थी, पुनर्बलन से सीखना। प्रयोग दोनों के सेम थे। जो हल है उसका प्रयोग तो थॉर्नडाइक वाला ही प्रयोग था, स्किनर वाला ही प्रयोग था, लेकिन जो निष्कर्ष है वो दोनों से अलग है, डिफरेंट है। तो कह सकते हैं कि प्रयोगों के आधार पे, किसके आधार पे? एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो हल का जो प्रयोग है वो थॉर्नडाइक और स्किनर के प्रयोगों से मिलता जुलता प्रयोग है, लेकिन निष्कर्ष अलग है। पहले हल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हल क्या है? यूएसए से थे, अमेरिका से। इन्होंने ये प्रयोग का जो निष्कर्ष है वो 1942 में दिया था। और हमें पता है जो थॉर्नडाइक का प्रयोग था वो कब हुआ था? 1900 लगभग 15 के टाइम पर इसने भी इसके ऊपर प्रयोग किया था। किसने? हल ने। चूहे पर प्रयोग, बिल्ली चूहे पर प्रयोग कब किया? 1915 के करीबन। निष्कर्ष कब निकाला? 1942 में। इसकी एक बुक थी, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ये जो बुक है, इस बुक के अंदर इसका वर्णन मिलता है। इस बुक में एक टोलमैन था, टोलमैन नाम का मनोवैज्ञानिक, उसका प्रयोग आगे बढ़ेंगे। उसके साथ बहुत सारे संवादों का जिक्र भी मिलता है। यानी हल भाई साहब ने किसके साथ संवाद किए हैं, मतलब बहसबाजी किसके साथ की है? टोलमैन के साथ। तो इसकी बुक का नाम याद हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इसके बाद में इसने एक बुक और निकाली 1952 के करीब, इसी बुक में संशोधन करते हुए, 1952-53 के टाइम की बात है, 1952 या 53। उस बुक का नाम है ए बिहेवियर सिस्टम, ए बिहेवियर सिस्टम, जिसमें उसने बताया कि जो व्यवहार है वो एक सिस्टम के अनुरूप होता है। एक क्या होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, व्यवस्थित रूपी व्यवहार को इसने बताया है, जो शिक्षा में भी बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो जानते हैं इस सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत का प्रयोग क्या था और प्रयोगों से क्या उसने निष्कर्ष निकाले थे और शिक्षा में उसके क्या क्या उपयोग हुए थे। हमारे पढ़ने का तरीका यही था। तो पहले बात कर लेते हैं प्रयोग की। प्रयोग वही है, मान लो बिल्ली के उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। प्रयोग वही है, सेम टू सेम, कि एक पिंजरा है, पिंजरे में लीवर है जिसको दबाने से पिंजरा खुल जाता है, पिंजरे का जो गेट है वो खुल जाता है। यहाँ पे मान लो बिल्ली बैठी है
और यहाँ पर खाने की कोई चीज़ है। जो थोंडाई का प्रयोग था हमारा, उसमें बिल्ली खाने के लिए क्या करती है, प्रयास करती है, बार बार क्या करती है, प्रयास करती है, गलती करती है और उसके माध्यम से सीखती है। लेकिन इसने इस प्रयोग को कहीं और ही दिशा में लेके गया। ये इस प्रयोग को उसने कहा कि अगर बिल्ली को भोजन की आवश्यकता, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर आता है, आवश्यकता ही नहीं है, तो वो क्यों प्रयास करेगी। तो वो क्यों प्रयास करेगी। इसका कहने का मतलब है कि आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, आवश्यकता ज़रूरी है। अगर आवश्यकता ही नहीं होगी तो बिल्ली क्यों प्रयास करेगी, क्यों खाने के लिए कोई क्रियाशील होगी, क्यों वो कोई कार्य करेगी। तो इसने इस सिद्धांत के माध्यम से एक वाक्य कहा। इसका सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत में उसने क्या बताया कि बिना आवश्यकता के प्राणी क्रियाशील नहीं होता है, क्रियाशील नहीं होता है। यदि वह आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है, तो वह व्यवहार को सीख जाता है। यानी आवश्यकता की पूर्ति को उसने बताया कि आवश्यकता पूर्ति करना ही व्यवहार को सीखना है। आवश्यकता पूर्ति के बाद क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब तक अन्य आवश्यकता ना हो तब तक वह न्यून रहता है, तत्पश्चात ही वह क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो ये वाक्य कहना चाहता है कि अगर आवश्यकता नहीं है तो व्यक्ति क्रियाशील नहीं होगा। ठीक है। यदि आवश्यकता है तो वह उसकी पूर्ति के लिए क्या होता है, क्रियाशील हो जाता है। और आवश्यकता पूर्ण हो जाए तो पुनः क्रियाशील नहीं रहता है। फिर नई कोई आवश्यकता आती है, न्यू नीड होती है, फिर वो वापस क्या हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। तो ये सिद्धांत ये कहना चाहता है। तो हम देखते हैं अब इस वाक्य के नाम से क्या क्या हुआ है। इसने क्या क्या अपने सिद्धांतों के नाम दिए, तो सिद्धांतों के नाम पढ़ लेते हैं। सिद्धांतों के नाम जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला नाम इसने दिया आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, कि आवश्यकता पूर्ण होना जरूरी है। अगर आवश्यकता ही नहीं होगा तो उसके लिए वो क्रियाशील नहीं होगा, और आवश्यकता है तो वो क्रियाशील होने के लिए उसकी पूर्ति करने के लिए वो उसके प्रति क्रियाशील होता है। तो इसलिए इसने इसका क्या नाम दिया, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। अब देखो, अगर आवश्यकता की पूर्ति होगी तो व्यक्ति को एक संतोष की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, संतोष की, कि हाँ मैंने मेरी नीड को कंप्लीट कर लिया है। संतोष की प्राप्ति होती है तो उसको क्या मिलता है, एक पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट, एक उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है। रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का मतलब क्या है, एक संतुष्टि की प्राप्ति होती है कि हाँ मैंने ये कार्य कर लिया है। ठीक है, एक प्रोत्साहन मिलता है, उसको क्या मिलता है, एक प्रकार का प्रोत्साहन मिलता है। पहली बात तो ये, उसको क्या मिलता है, प्रोत्साहन। फिर अगर आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, आवश्यकता पूर्ण हो जाए, तो एक तो उसको पुनर्बलन मिलता है, दूसरा उसमें क्या होता है, क्रियाशीलता की कमी हो जाती है कि भाई हाँ मैंने
मेरी जो नीड थी वो पूरी कर ली, तब उसमें कार्य करने की क्रियाशीलता कमी हो जाती है। कब तक? जब तक उसको नई नीड की ज़रूरत नहीं होती है। पहला नाम इसका हो गया आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। दूसरा नाम इसका हो जाएगा पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन, सहबलन, प्रोत्साहन, सबलीकरण, यानी एक प्रकार के बल की उसको प्राप्ति होती है जब वो आवश्यकता को पूर्ण कर लेता है। सबलीकरण का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ रीएनफोर्समेंट। तो इसका एक नाम क्या हो गया? पुनर्बलन, सहबलन, प्रोत्साहन या सबलीकरण का सिद्धांत। अब देखो उसकी आवश्यकता की कमी हो जाती है। देखो आवश्यकता हमें सबसे पहले क्या होती है? नीड होती है। नीड, हमने एक थ्योरी वो पढ़ी थी अभी प्रेरणा चक्र में। सबसे पहले व्यक्ति को नीड होती है, उस नीड में वो अपनी कमी को देखता है कि मुझे किस चीज़ की कमी है। फिर उसके लिए वो क्या करता था? ड्राइव करता था। ड्राइव को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्नोद, परनोद या फिर चालक। उसके लिए वो ड्राइव करता था और ड्राइव हो जाता था तब उसको क्या मिलता था? इंसेंटिव यानी पुनर्बल मिलता था। इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन मिलता था उसको। तो ये हमने सिद्धांत पढ़ा था किस में? अभिप्रेरणा चक्र के अंदर। ये अभिप्रेरणा चक्र कहलाता है। तो देखो कमी है तो ये पूरा कार्य अपने अभिप्रेरणा चक्र के अकॉर्डिंग कार्य करता है। ये जो सिद्धांत है पूरा अभिप्रेरणा चक्र के अकॉर्डिंग कार्य करता है। नीड है तो आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत हो गया। आवश्यकता पूर्ण करने के लिए वो क्या करता है? ड्राइव करता है, यानी क्रियाशीलता दिखाता है। और जब वो पूर्ण हो जाता है तो उसको प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। इसमें वो एक चीज़ उसने और जोड़ दी कि जब वो पूर्ण हो जाता है तो उसमें क्रियाशीलता की भी कमी हो जाती है कि भाई हाँ मेरी आवश्यकता तो पूर्ण होगी, अब मुझे किस चीज़ की जरूरत है। तो उसमें एक प्रकार की क्रियाशीलता की कमी हो जाती है। जो क्रियाशीलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइव, अंतर्नोद, प्रनोद या चालक। तो उसके पास कमी हो जाती है। कब तक वो कमी रहती है? जब तक उसको नई आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है। तो 3 नंबर पे इसका नाम क्या हो जाएगा? चालक नयन, यानी क्रियाशीलता की कमी होना। चालक न्यूनता का सिद्धांत। या उसमें प्रेरणा की कमी हो जाती है तो इसको क्या बोल सकते हैं? प्रेरणा प्रबलन ह्रास मतलब कमी का सिद्धांत। आवश्यकता न्यूनतीकरण, यानी आवश्यकता की कमी होगी तो आवश्यकता न्यून का सिद्धांत। न्यून को हम क्या बोल सकते हैं? अवकलन भी बोल सकते हैं। अवकलन का मतलब एक कमी होना। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि भी आवश्यकता होगी, क्या होगी? नीड होगी, तो उसके प्रति बंदा क्रियाशील भी होगा, यानी ड्राइव भी होगा। और आवश्यकता क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। पूर्ण होने के बाद में क्रियाशीलता क्या हो जाती है? वापस से कम हो जाती है और तब तक कम रहती है जब तक कोई नई आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है। तो इसने कहा कि आवश्यकता अगर पूरी हो जाए उसके लिए वो कार्य करते हैं, इसलिए इसके सिद्धांत का नाम क्या हो गया? आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तो उसको प्रोत्साहन मिलता है, तो इसलिए इसका नाम हो गया पुनर्बलन, सबलन या प्रोत्साहन सबलीकरण का सिद्धांत। फिर एक बार पूर्ण होगी तो उसमें कमी आ जाती है क्रियाशीलता की, इसलिए इसका क्या नाम होगा? चालक न्यूनता का सिद्धांत या फिर प्रेरणा प्रबलन ह्रास का सिद्धांत या आवश्यकता न्यून, आवश्यकता अवकलन यानी कमी का सिद्धांत। एक प्रकार से कह सकते हैं क्रियाशीलता की कमी वर्ड दिख जाए तो मतलब कौन आ गया? क्लार्क हल। तो एक नाम इसका क्या हो गया? चालक न्यूनता का सिद्धांत या प्रेरणा प्रबलन ह्रास का सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद में देखो इसका अगला नाम क्या है? इसका अगला नाम है गणितीय निगमन, गणितीय या तार्किक निगमन सिद्धांत। इसका ये नाम क्यों पड़ा? इसने अभी बताया कि आवश्यकता की कमी होगी तो उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कार्य करेगा, पूर्ति होगी तो उसमें कमी आ जाएगी, फिर कमी को दूर करने के लिए वापस से आवश्यकता की जरूरत होगी, फिर आवश्यकता के लिए वापस कार्य करेगा, यानी पुनः क्रियाशील होगा। इस प्रकार से ये एक प्रकार से एक निगमन यानी एक रिजल्ट के रूप में, एक व्यवस्थित रूप से काम आ रहा है। जैसे गणित के अंदर ये तर्क मतलब गणित ही हो गया,
गणित के अंदर हम क्या करते हैं कि भाई एक थ्योरी लेते हैं पूरी, उस थ्योरी का क्या निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। इस तरह से ये बताना चाहता है कि क्रियाशील होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत हमें होती है। यानी एक सूत्र आधारित कार्य हो गया ये, एक प्रकार से एक नियम आधारित कार्य हो गया कि ये एक नियम है, पहले आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति करेंगे, फिर वापस से आवश्यकता की कमी हो जाएगी तो वापस से क्या हो जाता है, क्रियाशील होना बंद हो जाता है। इसलिए इसे निगमनता का सिद्धांत कहा जाता है, गणितीय तार्किक निगमन सिद्धांत। इसके अलावा इसका एक नाम और आता है क्रमबद्ध व्यवहार या प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक क्रम से चल रहा है, आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति होगी, पुनर्भरण मिलेगा, फिर क्रियाशीलता की कमी हो जाएगी, चालक न्यून हो जाएगा, फिर वापस बढ़ाने के लिए फिर आवश्यकता होगी, तो इसलिए इसको एक क्रमबद्ध व्यवहार या प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत कहा जाता है। अगर किसी भी सिद्धांत को पढ़ना है तो उसकी जो बेसिक थ्योरी है उसको पढ़ो। हमने बेसिक थ्योरी ये पढ़ी, इसके अकॉर्डिंग वापस से इसका नाम दे दिया क्रियाशील आवश्यकता की जरूरत है तो हमने इसका नाम दे दिया आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, पहला नाम दे दिया आवश्यकता पूर्ति। कमी हो जाती है तो चालक न्यून या क्रियाशीलता न्यून, ठीक है, आवश्यकता न्यून का आवश्यकता निगम अवकलन का सिद्धांत, ठीक है, पूर्ति कर लेता है तो व्यवहार को सीख लेता है, फिर वापस से कमी हो जाती है, फिर वापस से, इसलिए इसके गणितीय तार्किक निगमनता का सिद्धांत या क्रमबद्ध व्यवहार या प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अलावा इसका अगला नाम क्या है 6 नंबर पे, यथार्थ परिष्कार आत्म संशोधन। परिष्कार का मतलब क्या होता है, संशोधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में मुख्य 2 बातें हैं कि यदि व्यक्ति किसी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है या किसी कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करता है तो या तो उस कार्य को पूर्ण करने के बाद में उसे प्रबलन की प्राप्ति होती है, यानी एक संतोष की प्राप्ति होती है, या वह उसको पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसमें नकारात्मक भावना का भी विकास होता है। तो मतलब वो कहना चाहता है मनोवैज्ञानिक जो हमारा प्रबलन CL हल है, क्लार्क हल कहना चाहता है कि व्यक्ति या फिर कोई भी प्राणी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पहले से ही उन चीज़ों को छांट लेता है कि मुझे प्रबलन की प्राप्ति करनी है, नकारात्मक चीज़ों की प्राप्ति करनी है, तो छांट लेता है तो मतलब उसका संशोधन कर लेता है। मुख्यतः उसने किस पर बल दिया, प्रबलन पर, तो मतलब पहले से डिसाइड कर लेता है कि भाई प्रबलन की प्राप्ति करनी है, तो इसलिए इसको पहले से ही संशोधन का सिद्धांत बोल दिया जाता है, परिष्कार या आत्म संशोधन का सिद्धांत। ये छांटना ही तो हो गया, अलग अलग 2 अलग अलग चीज़ों में बांटना या छांटना, तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया, आत्म संशोधन का सिद्धांत। ये इसके नाम थे। क्लार्क हल ने एक सूत्र को प्रतिपादित किया बिहेवियर को समझाने के लिए। उसने क्या बोला, जो बिहेवियर है वो क्या होता है, ड्राइव इनटू का मतलब होता है गुणात्मक, यानी एक के बिना दूसरा संभव नहीं है, गुणात्मक का अर्थ यही होता है। अगर एक का एक नहीं है, गुणात्मक का मतलब क्या होता है, अगर एक नहीं है मतलब चालक नहीं है तो वो 0 हो गया, तो इनटू में चाहे कुछ मर्जी हो जाए वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। गुणात्मक का मतलब ये होता है कि दोनों की ज़रूरत है, गुणात्मक का मतलब ये होता है इनटू हैबिट। जो बिहेवियर है बी इजिकल्स टू क्या होता है, ड्राइव इनटू हैबिट, यानी ड्राइव होना व्यवहार के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर ड्राइव नहीं होगी तो आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो हल का सिद्धांत फेल हो जाएगा। हल ने तो यही बोला है कि भाई पूर्ति होने के लिए चालक का होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो उसने बताया कि आवश्यकता की अगर पूर्ति हो जाती है तो चालक न्यून हो जाता है, और हमें उसको न्यून होने नहीं देना है, वापस से क्रमबद्ध तरीके से नेक्स्ट आवश्यकता को देखना और उसकी पूर्ति करने के लिए क्रियाशील होना है। इस सिद्धांत को लेकर स्किनर ने जब इस सिद्धांत को देखा
तो स्किनर ने कहा कि अभी तक जितने भी सिद्धांत आए हैं, जितने भी सीखने के सिद्धांत आए हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ किसका सिद्धांत है? सीएल हल यानी पुनर्भरण का सिद्धांत है, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत है। सर्वश्रेष्ठ किसका सिद्धांत है? क्लार्क हल का। हम आगे स्किनर का भी सिद्धांत पढ़ेंगे, तो लेकिन स्किनर ने ये इतनी बड़ी बात बोल दी कि भाई ये तो अभी तक का सबसे सीखने का उत्तम सिद्धांत है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। ठीक है, और है भी, क्योंकि आवश्यकता के लिए तो इंसान कार्य करता है, क्रियाशील होता है। अगर आवश्यकता ही नहीं होगी तो इंसान क्रियाशील क्यों होगा? हल ने इसके अंदर अपने 17 नियम बताए हैं। कितने नियम बताए हैं? 17 नियम बताए हैं। और 133 परमें बताई है अपने सिद्धांत के अंदर। ये सिर्फ डाटा एक याद रखने के लिए कि 17 तो नियम बताए हैं और 133 परमें बताई हैं। मेन रूप से इसने किस पे बल दिया है? नीड के ऊपर बल दिया है, और नीड के लिए जो पुनर्बलन है उसके ऊपर बल दिया है। अब देख लेते हैं इसके शिक्षा में उपयोग क्या है। सबसे पहला उपयोग तो यही है, पुनर्बलन। पुनर्बलन जरूरी है, किसी को प्रोत्साहन देना जरूरी है। अगर प्रोत्साहन देंगे तो व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए वापस से क्रियाशील हो जाता है। तो पुनर्बलन और प्रोत्साहन शिक्षा के अंदर होना जरूरी है। दूसरा, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु बनाने में, पाठ्यक्रम निर्माण में किसका योगदान था? याद करो, पाठ्यक्रम निर्माण में गेस्टाल्टवाद का योग था। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद क्या था? एक संपूर्ण सोच के ऊपर बल देता था, और पाठ्यक्रम एक संपूर्ण होता है, पूर्ण रूप से सीखने पर बल देता था, और पूर्ण रूप पाठ्यक्रम एक पूर्ण रूप है। और पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है वो एक क्रमबद्ध तरीके क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। पहले आसान, फिर उससे जुड़ती हुई आगे से आगे क्रमबद्ध होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु बनाने में किसका योगदान है? सीएल हल का। सीखने में इसने किस पे बल दिया है? आवश्यकता पर। तो सीखने में आवश्यकता व प्रेरणा पर इसने बल दिया है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित, सीखना कैसे होना चाहिए? क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। तभी तो उसने गणितीय निगमन का बोला, या फिर उसने ये भी बोला, इस सिद्धांत का क्या नाम बताया था? क्रमबद्ध व्यवहार या प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत बताता। ये जो सिद्धांत है ये छोटे बच्चों पर नहीं होता, ये किस पे होता है? उस स्तर के बच्चों के ऊपर होता है, क्योंकि उसी में इतनी समझ होती है उस स्तर के बालकों के लिए। छोटे बच्चों में इतनी समझ थोड़ी ना होगी, पहले आवश्यकता की पूर्ति करूँ, फिर नई आवश्यकता खोजूँ। और ये लास्ट है, व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देता है, यानी इंडिविजुअल, अलग अलग व्यक्ति की शिक्षा पर, व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देता है। ग्रुप के लिए नहीं, सिंगल बच्चों के लिए। तो ये हमारा सिद्धांत था, क्लार्क हल का सिद्धांत। ठीक है, वापस से एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रूप में देख लेते हैं। सीएल हल, ठीक है, इसने क्या बोला? पहले क्या बोला? आवश्यकता जरूरी है। तो पहला इसका नाम हो गया आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। फिर जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसको पुनर्बल मिलता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सबलीकरण, प्रबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण हो जाता है तो उसमें क्रियाशीलता की कमी आ जाती है, इसलिए इसको क्या बोला? चालक न्यून का सिद्धांत। अच्छा, ये सिद्धांत का जो नाम है चालक न्यून का सिद्धांत, ये जो नाम है ये स्किनर ने दिया था इसका, और स्किनर ने इसको क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ भी बताया था। ठीक है, चालक न्यून हो गया तो उसमें क्रियाशीलता की कमी आ गई, फिर वापस आवश्यकता को ढूंढेगा, तो मतलब ये क्या हो गया? क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध या प्रणालीबद्ध, ये इसका नाम हो गया था। और ऐसा किस में होता है? गणित में। तो इसे गणितीय निगमन थ्योरी भी या तार्किक निगमन थ्योरी भी बोलते हैं, गणितीय निगमन थ्योरी। और जो प्राणी है या जो भी व्यक्ति है वह व्यवहार को
पुनर्बलन या नकारात्मक होने से संशोधित करता है, तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया था, आत्म संशोधन का सिद्धांत। आत्म संशोधन या फिर परिष्कार, परिष्कार का मतलब ये होता है। तो इसका ये नाम हो गए थे और सिद्धांत हमने पढ़ ही लिया पूरा का पूरा। तो यहाँ हमारा खत्म हो गया क्लार्क सी हल का सिद्धांत।